Hello students, after a long time we are meeting again on you people's demand. Again I am here because of hectic routine and some busy schedule. We were not able to make our meeting, but today we are again on your demand. I am preparing a video on types of material, types of magnetic material and their applications. तो इसमें हम अर्थ के मैग्नेटिज्म को भी डिस्कस करेंगे और टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल को भी डिस्कस करेंगे. तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल. फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, इमीडिएटली द सैंपल स्टार्ट टू ओबे द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड. मतलब बाहर वाले फील्ड के हिसाब से जो सैंपल है वो अपने आप को अरेंज कर लेगा और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा. इट विल परमिट ऑल द लाइंस टू गो थ्रू दिस, है ना. और अपने अंदर से जाने देने के लिए क्या करेगा, पूरी लाइंस को अपने अंदर अट्रैक्ट कर लेगा. तो ये जो लाइंस बाहर से जा रही हैं ये भी मैग्नेट के अंदर से जाने लगेंगी. दे ऑल विल पास थ्रू लाइक दिस. दे ऑल विल पास थ्रू द सैंपल एंड नो लाइन विल बी पासिंग फ्रॉम आउटसाइड. पूरी लाइंस जो है यहां से अंदर से जाएंगी, सैंपल के अंदर से जाएंगी, जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं. दिस इज टाइप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, है ना. और फेरो के बाद सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है पैरामैग्नेटिक मटेरियल. अच्छा, दे आर स्ट्रांगली, कौन सा फेरो, दे आर स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड in the direction of applied field. Strongly magnetized in the direction of external applied field. Applied field. पैरा जो है, they are paramagnetic substances. What they do is a bit lesser than the ferromagnetic. तो इसमें कैसा होगा, they will allow the magnetic line of force to pass through them, but not fully. Some of the lines will be going from outside also, and some of the lines will be going from inside also, like this. They are para. अब बात आती है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की. तो डायामैग्नेटिक क्या होता है, डायामैग्नेटिक उल्टा होता है. कैसा उल्टा होता है, डायामैग्नेटिक इज अ मटेरियल which is magnetized in a direction opposite to the applied field. That is diamagnetic field. Diamagnetic substances. Third है diamagnetic substances. Diamagnetic materials. और अपने अंदर से ये लाइंस को जाने नहीं देंगे. दे डू नॉट परमिट द लाइंस टू गो थ्रू. ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का नेचर होता है, अपने अंदर से जाने नहीं देते. अपोजिट डायरेक्शन में ये रादर मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कर लेते हैं. नाउ इसको यदि हम मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखें कि क्या होता है मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस एट द लेवल ऑफ मॉलिक्यूलर लेवल. तो मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूलर लेवल पे फेरोमैग्नेटिक में पूरे मॉलिक्यूल्स जो हैं सैंपल के, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा इनके ऊपर, दे गेट अरेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. पूरे की पूरा जो डोमेन है मैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स हैं, दे गेट अरेंज देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ये है फेरोमैग्नेटिक. डायमैग्नेटिक में क्या होगा, उल्टा हो जाएगा. आपका मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड तरफ है और आपके जो मॉलिक्यूल्स अरेंज होंगे वो अधिकांश जो हैं वो लेफ्ट साइड तरफ अरेंज हो जाएंगे. डायमैग्नेटिक. अब बात आती है पैरामैग्नेटिक की.
पैरामैग्नेटिक का डायग्राम मैं यहां पे बना रहा हूं इधर पे। थर्ड वन इज सेकंड जो था अपना, सेकंड केस वाज ऑफ पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में है ना कैसा होगा, थोड़ा सैंपल जो है डोमेन का कुछ मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अरेंज होंगे जो कि राइट साइड में डायरेक्टेड है, और कुछ जो है उसका जो स्पेसिमेन है वो उसके अपोजिट तरफ भी डायरेक्टेड रहेगा। दैट इज इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब कुछ एग्जांपल्स इनके याद रखें हम। तो डायामैग्नेटिक के एग्जांपल्स हैं गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, बिस्मथ, जिंक। गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, बिस्मथ, जिंक, मर्क्यूरी, सोडियम क्लोराइड, वाटर, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ डायामैग्नेटिक। इसको याद रखना सरल है। डायामैग्नेटिक मतलब नोबल, जो जैसे गोल्ड वगैरह है ना, थोड़ा नोबल टाइप का बिहेव करते हैं, तो ये उसमें आ रहे हैं अपना। नेक्स्ट है पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक में है प्लेटिनम, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, सोडियम, कॉपर क्लोराइड, सॉल्यूशंस ऑफ सॉल्ट्स, ऑफ आयरन, निकिल, लिक्विड ऑक्सीजन, ये है पैरामैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक में जैसा फेरो वर्ड बोल रहा है, आयरन, निकिल, कोबाल्ट, मैग्नेटाइट, Fe3O4, ये जो एग्जांपल्स हैं डाया, पैरा और फेरो के एग्जांपल्स हैं। वन मोर थिंग इज देयर, इफ दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फॉर्म में होंगे तो कैसा होगा। लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन दे आर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड फॉर्म में कैसा ये बिहेव करते हैं पैरा और जो आपका डाया है। इफ वी आर हैविंग लिक्विड फॉर्म और मतलब जो मटेरियल है वो लिक्विड है, तो डाया और पैरा का बिहेवियर थोड़ा सा समझें। फेरो जो है स्ट्रांगली इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, और डाया जो है अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। तो कैसा जाएगा डाया, क्या होगा, लेट अस सी। दो केसेस हम डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्थ और साउथ, पास और दूर के, है ना। when the materials these poles are kept closer to each other and poles are apart from each other, यहां नॉर्थ, यहां बहुत दूर में है साउथ, तो सब्सटेंस कैसा बिहेव करेगा। यदि मैं पैरामैग्नेटिक लेता हूं या फेरो लेता हूं, व्हाट विल हैपन इज they will go towards the strong magnetic field। पैरा या फेरो में यहां पे लूं तो इनका बिहेवियर कैसा रहेगा, they will go towards the strong magnetic field। जब पोल्स पास पास होते हैं फील्ड बीच में स्ट्रांग होता है। ये क्या करेगा, लिक्विड जो है ज्यादा कहां कलेक्ट हो जाएगा, सेंटर के पास, जहां स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड है वहां गैदर हो जाएगा। अच्छा, जब पोल्स दूर दूर हैं, पोल्स दूर होने पे स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड पोल्स के पास हो जाता है, तो उस केस में फेरो जो है, फेरो और पैरा वो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन शो करेंगे जहां की वो पोल्स के पास रहेंगे। when the poles are apart from each other, when the poles are apart from each other मतलब है ना दूर पे हैं, तो फेरो और पैरा की टेंडेंसी है दे गो टुवर्ड्स द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। बट डाया यदि लेंगे, डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस लेंगे यहां पे हम, तो डाया मैग्नेटिक क्या बिहेव करेगा, डाया मैग्नेटिक विल बी मूविंग towards the weak magnetic field, not towards the strong one। जब यहां पे हम रखते हैं तो पास पास पोल होने पे पोल्स आर क्लोजर, यहां लिखेंगे पोल्स आर क्लोजली स्पेस्ड, यहां पोल्स आर अपार्ट फ्रॉम, वेरी मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, वेरी मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ये लो, दो कंडीशन देख ली इसमें। नाउ डाया के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्थ और साउथ है, पोल्स पास में है, पोल्स आर क्लोजर। व्हेन द पोल्स आर क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग बिटवीन द पोल्स। तो जब मैग्नेटिक फील्ड यहां स्ट्रॉन्ग है तो ये कहां जाएंगे, ये वीक फील्ड की तरफ जाएंगे इधर, और ऐसा रहेगा इनका बिहेवियर, ये टुवर्ड्स वीक मैग्नेटिक फील्ड डाया, है ना। दे विल मूव towards
वीक मैग्नेटिक फील्ड, इनका टेंडेंसी है मैग्नेटिक फील्ड किसका, डाया का। बट व्हेन द पोल्स आर केप्ट वेरी मच अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, तो उस टाइम में क्या होगा, जब पोल्स दूर दूर रहते हैं ना, बहुत दूर होने पे पोल्स के पास बस उसका इफेक्ट रह जाता है मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपका यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग है, वीक कहाँ है, यहाँ है। डायमैग्नेटिक क्या करेगा, वीक वाले की तरफ जाएगा, तो ये पोल्स के पास तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा, वो वीक के पास ऐसा ढेर बना के खड़ा हो जाएगा डायमैग्नेटिक लिक्विड, बस इट विल नॉट बी गोइंग टुवर्ड्स दी पोल्स। तो ये डायमैग्नेटिक का बिहेवियर हुआ है ना, ऊपर वाला फेरो का हुआ, नीचे वाला डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का बिहेवियर हुआ। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ये क्यों इस टाइप का बिहेवियर करते हैं। Here we are seeing the respective table of mu r and chi। अपने को मालूम है कि कोई भी सब्सटेंस का mu इज इक्वल टू परमिएबिलिटी दैट इज mu 0 इंटू mu r होता है, तो mu r इज इक्वल टू mu अपॉन mu 0 है ना, mu अपॉन mu 0। नाउ डाया का जो mu है वो mu 0 से कम है, वैक्यूम की परमिएबिलिटी से इसकी परमिएबिलिटी कम है, डायमैग्नेटिक की परमिएबिलिटी वैक्यूम की परमिएबिलिटी से कम है। दूसरा है डाया का रिलेटिव परमिएबिलिटी इसलिए 1 से कम है, लेस देन 1 है, मतलब अपने अंदर से वो लाइन को जाने नहीं देगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स को अपने अंदर से जाने नहीं देगा, परमिएबिलिटी नहीं है इसकी। परमिएबिलिटी मतलब क्या माने अपन, you can take it as a tendency to permit the magnetic line of force to pass through the given media substance, that is permeability। काई जो है ससेप्टिबिलिटी है, ससेप्टिबिलिटी मतलब अपने अंदर एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, तो ये क्या है, निगेटिव है और स्मॉल है, किसका, डायमैग्नेटिक का। इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो गए, वही जो अपन ने डिस्कस किया, गोल्ड, सिल्वर, लेड, कॉपर, बिस्मथ, जिंक, मर्क्यूरी, NaCl, H2O, H2N2। पैरा का जो म्यू है वैक्यूम के परमिएबिलिटी से ज्यादा है, फेरो का जो म्यू है वैक्यूम के परमिएबिलिटी से काफी ज्यादा है, सो इसका म्यू आर इज आल्सो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, इसका म्यू आर थोड़ा सा 1 से बड़ा होता है, ठीक है। नाउ इसका पॉजिटिव और स्मॉल है, पैरा का जो काई है पॉजिटिव एंड स्मॉल है, फेरो का काफी पॉजिटिव और लार्ज है काई। फेरो का एग्जांपल है Fe, CO, Ni, आयरन, कोबाल्ट, निकेल और Fe3O4। और पैरा के एग्जांपल्स बीच के जो एलिमेंट समझ में आते हैं अपने को, लाइक प्लेटिनम, एंटीमनी, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, सोडियम, CuCl2, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स ऑफ आयरन एंड निकेल और लिक्विड ऑक्सीजन। ये जो एग्जांपल्स हैं अपने पैरा और डाया और फेरो के हुए। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है बच्चों, दैट इज क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर में क्या होता है, जो फेरो है वो पैरा बन जाता है, क्यूरी टेम्परेचर तक यदि गर्म किया गया किसी सब्सटेंस को तो फेरो मटेरियल जो है वो पैरा मटेरियल बन जाता है, ये ध्यान रखने का आपको। तो क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एट व्हिच द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बिकम्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, है ना, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस हो जाता है, दैट इज द क्यूरी टेम्परेचर। उस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, क्यूरी टेम्परेचर। अब अपन बात करें, एक पिन को जब मैग्नेटाइज करते हैं बार बार और डीमैग्नेटाइज करते हैं तो उसका बिहेवियर क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, अपना एनर्जी लॉस कैसा होता है, वी विल डिस्कस दिस थिंग, दैट इज कॉल्ड एज हिस्टेरिसिस लॉस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी हिस्टेरिसिस लॉस को डिस्कस कर रहे हैं। हालांकि आजकल कई एग्जाम्स में, कई कोर्स में हट गया है ये, फिर भी काफी इंपॉर्टेंट है, लाइक इट मे बी आस्क्ड इन अ डिफरेंट नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस। तो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कर रहे हैं डिस्कस, हिस्टेरिसिस लॉस को। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, पहले एक प्रैक्टिकल एक एग्जांपल को डिस्कस करेंगे, साथ में हम कर्व को प्लॉट करते जाएंगे। आई हैव टेकन अ मैग्नेट हियर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। इसके बाजू में यदि मैं एक निडल को ऐसा रखूं तो आपको मालूम है कि वो निडल क्या हो जाएगी, मैग्नेटाइज हो जाएगी, और जब ये निडल मैग्नेटाइज हो जाएगी ये अपने नीचे में और निडल्स को अट्रैक्ट करने लगेगी, और इससे काफी सारी निडल्स ऐसा इससे चिपकती चली जाएंगी, ये चिपकती चली गई, अपने आप लटकते चली जाएंगी। नाउ अनदर मूवमेंट व्हाट आई विल डू इज आई विल रिमूव इट। ये मैग्नेट को मैंने यहां से हटा दिया तो भी ये निडल एक दूसरे से चिपकी हुई रहेंगी। मतलब क्या हुआ, हमने मैग्नेटिक फील्ड को तो हटा दिया है मगर अभी भी निडल्स एक दूसरे से चिपकी हुई हैं,
मतलब मैग्नेटिज्म बचा हुआ है। ऐसा मैग्नेटिज्म जो बचा हुआ है हम इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। रिटेंशन बोलते हैं इसको, बचा के रखा है ना इसने, तो रिटेंटिविटी बोलते हैं इसको, रिटेंटिविटी, है ना। द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट विद द मैग्नेटिक मटेरियल इवन व्हेन द मैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड हैज बीन रिमूव्ड। रिटेंशन। अब ये जो बचा हुआ मैग्नेटिक फील्ड रह गया है इसको हमको कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए अपन क्या करेंगे, यहां जो हमने मैग्नेट हटा दिया था अभी भी चिपकी हुई थी, ये नॉर्थ को मैं अब क्या कर दूंगा, साउथ पोल कर दूंगा। इसको एक बार फिर से समझ लें, ये साउथ था, ये नॉर्थ था, इससे पिन चिपकी, पिन के चिपकने से मैग्नेटाइज हुई, मैग्नेटाइज होने से नॉर्थ के कारण ये कौन सा पोल बना, साउथ, ये कौन सा पोल बना, नॉर्थ। पहली नीडल मैग्नेट, मैग्नेट के बाजू में नीडल, नीडल का नॉर्थ पोल से इसका साउथ पोल चिपक गया, ये नॉर्थ हो गया। इस नॉर्थ ने इसको क्या बना दिया, साउथ, ये क्या बन गया, नॉर्थ, ये क्या बन गया, साउथ, नॉर्थ। पिन चिपकते चले जाएगी और मैग्नेटिज्म इसमें है। अब जब मैंने मैग्नेट को हटा दिया तो भी इसमें मैग्नेटिज्म है, दैट इज मतलब नीडल्स एक दूसरे से चिपकी हुई हैं। जब नीडल्स एक दूसरे से चिपकी हुई इसका मतलब इसमें मैग्नेटिज्म बचा हुआ है, इसको रिटेंटिविटी बोलते हैं। अब मैंने क्या किया, यदि रिटेंटिविटी है तो ये साउथ को मुझे कैंसिल करना है, मैग्नेटिक फील्ड हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं साउथ के साथ साउथ ही लगा दूंगा। तो यहाँ क्या, ये साउथ है तो ये कौन सा हो गया, नॉर्थ, मतलब दूसरा मैग्नेट लगाया मैंने। व्हेन आई अप्लाई साउथ टू साउथ द मैग्नेटिज्म ऑफ दिस दे बोथ फाइट ईच अदर, और ये कैंसिल होने लगता है, इसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय, जैसे इसका मैग्नेटिज्म डिस्ट्रॉय होने लगता है ये अल्पिन्स यहां से गिर जाएंगी। फिर ये कनेक्ट रखा है मैंने अभी भी, उसके बाद वापस इससे चिपकने लग जाएंगी और फिर ये वापस चिपकने लग जाएंगी, तो क्या होगा, यानी इसमें वापस मैग्नेटिज्म डेवलप होगा। साउथ के कारण यहाँ कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, यहाँ कौन सा पोल बनेगा, साउथ। इससे जो पिन चिपकेगी उस साउथ का कारण यहाँ पे कौन सा पोल बनेगा, नॉर्थ, यहाँ कौन सा बनेगा, साउथ। दिस वे यहाँ पे फिर से नीडल जो है चिपकने चले जाएंगी और जो हमने अपोजिट डायरेक्शन का जो फोर्स लगाया था उसको जीरो मैग्नेटाइज करने के लिए उसको हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। कब लगाया था, जब वो रिटेंशन रह गया था, उसको कैंसिल करने के लिए यहाँ पे जब साउथ था और यहाँ जब साउथ था, तो जो अपोजिट डायरेक्शन का जो फील्ड लगाया उसको हम बोलते हैं कोएर्शन, है ना, कोएर्सिव फोर्स। तो इसको अब अपन ग्राफ से समझेंगे। ग्राफ में क्या होगा, लेट अस सी। हियर वी हैव टेकन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट के द्वारा लगाया गया है, ये H है, बाहरी मैग्नेटिक फील्ड, और इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है दैट इज B। हमने क्या किया, मैग्नेट को, अब फिर से शुरू से मैं फिर से समझा रहा हूं, ध्यान से देखते जाना और ग्राफ को और दोनों पिन वाले केस को कंपेयर करते जाना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द थिंग इज, है ना। ये मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल लगा हुआ है, मैंने इसके बाजू में एक नीडल को रख दिया, ये लो, ये नीडल रखा गई साहब। क्या हो रहा है, नीडल के बाजू में जैसे इसको रखा मैग्नेटिक फील्ड इसमें बढ़ता गया, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया मैंने, ये बढ़ा, यहां तक बढ़ने के बाद में अपन ने देखा कि इट हैज गॉट मैग्नेटाइज्ड, और ये साउथ के कारण यहाँ नॉर्थ पोल बन चुका है, यहाँ साउथ पोल बन चुका है। इसने पिंस को अट्रैक्ट करना चालू कर दिया अपने तरफ में, ये ऐसा, और यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है, सब चिपकते चले जाएंगे पिंस जो है। अब मैंने क्या किया, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, मतलब मैंने इस मैग्नेट को हटा दिया, H को ही मैंने क्या किया, हटा दिया, मतलब क्या किया, धीरे धीरे मैंने जीरो कर दिया उसको। तो दिस इज H इक्वल टू जीरो, यहाँ क्या है, H इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट पे H इक्वल टू जीरो है, इस पॉइंट पे। तो इसको वापस लाया मैंने कर्व को, तो ये नीचे आया, नीचे आया मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, मतलब B कम हुआ, बट अभी भी इतना B बाकी है। व्हाट इज दैट, इसके अंदर का जो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड बाकी है, मैग्नेट को हटा लिया हूं, फिर भी निडल से निडल चिपकी हुई है, इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। इसने मैग्नेटिक फील्ड बचा लिया अपने अंदर में, जबकि हम मैग्नेटिक फील्ड आउटर वाले को हटा चुके, फिर भी निडल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बचा हुआ है, इसको बोलते हैं हम रिटेंटिविटी। और अब इस रिटेंटिविटी को कैंसिल करने के लिए मुझे जो पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगाया था, यहां मेरा साउथ पोल था जिसके कारण यहां नॉर्थ बना था, और तो जो यहां साउथ पोल लगाया था उस साउथ का उल्टा, मतलब यहां उल्टा डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड लगाना पड़ेगा, दैट इज नॉर्थ इटसेल्फ आई विल अप्लाई। तो मैग्नेटिक फील्ड, अब मैं अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हूं, ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड था, है ना, ये जो B है ये अपना बचा हुआ मैग्नेटिज्म है, ये वाला, इसको रिटेंटिविटी बोलेंगे अपन। ये पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड था, मैं उसके अपोजिट डायरेक्शन का मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा हूं,
लगाता गया, एक स्थिति ऐसी आई कि इसका मैग्नेटिक फील्ड वापस क्या हो गया, नॉर्थ और साउथ फॉल्ट फाइट कर करके क्या हो गया, 0। मतलब अब नीडल्स जो है गिर जाएंगी, इसकी पूरी नीडल्स नीचे की गिर गई, ये नीडल्स गिर गई, ये नीडल्स गिर गई, मतलब इसके अंदर का भी मैग्नेटिज्म क्या हो गया, खत्म हो गया ये लो, तो ये 0 मैग्नेटिज्म हो गया। अब सिर्फ ये चिपकी हुई है, इसके अंदर का मैग्नेटिज्म खत्म हो गया, ये आयरन जैसा रह गया है। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ा टू ब्रिंग इट्स मैग्नेटिक फील्ड रिटेंटिविटी 0, रिटेंटिविटी को 0 करने के लिए इतना आपको अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स लगाना पड़ा, इसको हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। ये कोएर्सिव फोर्स है। इसको कंटिन्यू रखूंगा मैं, कंटिन्यू रखूंगा तो ये नॉर्थ के कारण यहां क्या पैदा हो गया, यहां साउथ बन गया, ये साउथ के कारण क्या बन गया, नॉर्थ। फिर से अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया और ये साउथ, नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ, यहां फिर से एक नया एक पिन जुड़ गया, इसमें यहां साउथ इंड्यूस हो गया, यहां नॉर्थ इंड्यूस, पिनें कनेक्ट होती चली गई बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और आगे भी बढ़ाते चला गया मैं, यहां तक अपन पहुंच गए। अब फिर से उल्टा प्रोसेस करूंगा, आप वापस यहां तक आएंगे और एट लास्ट यू विल रीच टू द सेम पॉइंट हियर। इन दिस ऑल प्रोसेस क्या हुआ है, हम वापस अपनी जगह पे पहुंच तो गए है ना, बट हमारा कुछ मैग्नेटिक फील्ड बार बार मैग्नेटाइज करने के कारण और डीमैग्नेटाइज करने के कारण एनर्जी के रूप में हमारा लॉस हो गया। अब वो एनर्जी लॉस कितना होता है, क्या होता है, वो एनर्जी लॉस है इसके द्वारा घेरा गया एरिया, एरिया कवर्ड बाय दिस कर्व, IH कर्व, BH कर्व बोलते हैं इसको, ये कर्व के द्वारा। यहाँ पे सॉफ्ट आयरन और स्टील का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आता है। तो सॉफ्ट आयरन जो है उसका कर्व ये वाला कर्व बनता है ऐसा, ऐसा। इसका मतलब क्या हुआ कि सॉफ्ट आयरन में रिटेंशन तो ज्यादा है बट कोएर्सिविटी सॉफ्ट आयरन की कम है, बहुत कम है कोएर्सिविटी, इसलिए सॉफ्ट आयरन को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट में यूज करते हैं। और स्टील को, स्टील का कोएर्सिव फोर्स जो है ना काफी ज्यादा होता है, ये काफी ज्यादा होता है, मतलब मैं उसको आपको बना के बताऊं तो ये ऐसा जाएगा, स्टील का ऐसा काफी दूर तक जाता है, इसका कोएर्सिविटी स्टील का बहुत ज्यादा होता है। तो स्टील इज यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट, है ना, सॉफ्ट आयरन इज यूज फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टील इज यूज फॉर परमानेंट मैग्नेट। तो ये तो हुआ बच्चों अपना हिस्टेरिसिस लॉस, जो कि एनर्जी का लॉस है, एनर्जी लॉस ड्यू टू द मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन अगेन एंड अगेन, एंड दैट इज गिवन बाय द एरिया अंडर दिस कर्व, BH कर्व की एरिया से दिया जाता है। ये सॉफ्ट आयरन हो गया और ये स्टील हो गया। कोएर्सिविटी का कर्व को भी अपन ने डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करने वाले हैं वो प्रॉपर्टीज जो कि मैग्नेटिक सब्सटेंस को समझने के लिए जरूरी हैं। इसमें करंट बह रहा है, जब इसमें करंट बह रहा है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है, लाइक दिस is the direction of current, this is direction of magnetic field, curvature gives the direction of magnetic field। अब इसमें कैसा है, मैं मैग्नेटिक फील्ड को यहां से समझना चालू करता हूं, पोल स्ट्रेंथ को मैं यहां से समझना चालू करता हूं कि यदि 1 एम्पियर करंट 1 मीटर बहेगा, 1 एम्पियर करंट फ्लोज बाय 1 मीटर, दिस इज कॉल्ड एज 1 यूनिट पोल स्ट्रेंथ, यूनिट पोल, यूनिट एम पोल स्ट्रेंथ। तो पोल स्ट्रेंथ का ऐसा यूनिट हुआ एम्पियर मीटर, छोटा एम बोलता हूं मैं उसको, स्मॉल एम दैट इज अ पोल, इसकी स्ट्रेंथ हुई एम्पियर मीटर, इसका ये ऐसा यूनिट हुआ एम्पियर मीटर, इसको बोलते हैं पोल स्ट्रेंथ, पोल का स्ट्रेंथ। मतलब जब भी मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा इट विल बी बिकॉज ऑफ अ करंट फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर लेंथ, or you can say कि it is the like idea of generation of magnetic concept। तो हमने करंट से उसको रिलेट किया, 1 एम्पियर करंट जब है इसके बाद जो मैग्नेटिज्म डेवलप हो जाता है वो तो हो ही जाता है, रह जाता है, ऐसे मैग्नेटिक सब्सटेंस भी रहते हैं पहले से जिसमें। अब यदि 2 मैग्नेटिक पोल हैं नॉर्थ और साउथ, तो एक की स्ट्रेंथ m1 है, एक की स्ट्रेंथ m2 है, दोनों इक्वल रहेंगे एक्चुअली, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, सपोज इफेक्टिव लेंथ कितना है 12, इनका जो ज्योमेट्रिक लेंथ है सपोज वो 7 सेंटीमीटर है, ज्योमेट्रिक लेंथ सपोज 7 सेंटीमीटर है,
तो इफेक्टिव लेंथ होता है, इफेक्टिव लेंथ मतलब पोल से पोल के बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर होता है। सम ऑथर्स टेक इट 6/7 ऑफ द ज्योमेट्रिक लेंथ, दैट इज इफेक्टिव लेंथ, है ना, इफेक्टिव लेंथ है तो 6/7 लेते हैं, या समटाइम्स सम ऑथर्स टेक 5/6 ऑफ ज्योमेट्रिक लेंथ, ऐसा लेते हैं इफेक्टिव लेंथ को, मैग्नेट की इफेक्टिव लेंथ को। इफेक्टिव लेंथ मतलब पोल से पोल का डिस्टेंस 12 और ज्योमेट्रिक लेंथ मतलब पूरी लेंथ, ये भी ठीक है। अब हम बात करें इनका डाइपोल का मोमेंट। सब जब दो पोल हैं, दोनों के बीच सर्टेन डिस्टेंस है, तो इनका मोमेंट भी होगा, घुमाव भी पैदा कर सकता है ये कभी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखने पे। तो उस डाइपोल मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, बड़ा एम। और बड़ा एम इज इक्वल टू लेता हूं आइदर ऑफ द पोल इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, आइदर ऑफ द पोल m इनटू 12। अब m का ऐसा यूनिट क्या हुआ, m का ऐसा यूनिट हुआ एम्पियर इनटू मीटर, 12 का ऐसा यूनिट क्या हुआ, मीटर। टोटल यूनिट क्या होगा ये पोल डाइपोल मोमेंट की, एम्पियर मीटर स्क्वायर, या m की ऐसा यूनिट है एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट बोलते हैं इसको, डाइपोल मोमेंट भी इसी को बोलते हैं। अब अपन ने मैग्नेटिक मोमेंट देख लिया, पोल स्ट्रेंथ देख लिया, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बहुत खास कंसेप्ट हैं, काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बड़े ध्यान से आप समझेंगे इसको, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा ध्यान से आप लोग देखेंगे। अपन बात कर रहे थे आई की, आई मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये वर्ड की जरूरत क्यों पड़ी सर, क्या आएगा, अपन ने एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के दो पोल हैं स्वाभाविक है, नॉर्थ और साउथ। इसके बाजू में एक आयरन के स्पेसिमेन को मैं रखूंगा, इसके अंदर में आयरन के स्पेसिमेन के अंदर में जो भी डाइपोल्स थे पहले जो रैंडम इधर उधर मूवमेंट कर रहे थे, मैग्नेट के उसमें रखने पे, नॉर्थ और साउथ के उसमें रखने पे क्या आएंगे, पूरे की पूरे ऐसा अरेंज हो जाएंगे सिस्टमेटिकली। मतलब क्या हुआ, वो डाइपोल्स घूमे, उनमें रोटेशन आया, है कि नहीं, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ उसमें, और पर यूनिट वॉल्यूम जो डेवलप हुआ उसको मैं बोलूंगा कि मैग्नेटाइजेशन की इंटेंसिटी कितनी है। आउटर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को लगाने पे इसके अंदर कितना मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम में डेवलप हुआ, दैट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इसकी ऐसा यूनिट क्या निकली साहब, इसकी ऐसा यूनिट निकलेगी एम्पियर मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर क्यूब, दैट इज एम्पियर पर मीटर। ये इसकी ऐसा यूनिट है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। इसी में आई के बाद अपन ने क्या किया, अपन ने लिया साहब H और B को भी समझ लें, व्हाट इज H एंड B। एग्जांपल से समझें, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, इससे आपने लगाया हुआ है H, इस सब्सटेंस के अंदर, स्पेसिमेन के अंदर जो डेवलप हुआ वो है I, और आउटर मैग्नेटिक फील्ड को भी मैं यदि ऐड कर दूं तो टोटल मेरा H इज इक्वल टू, है ना, क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू I प्लस H, म्यू 0 I प्लस H। ये आ जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एक तो आउटर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड, और मेरे अंदर में डेवलप हुआ मैग्नेटिक फील्ड। तो B इज इक्वल टू क्या हो गया, म्यू 0 I प्लस H। B is the total magnetic field, I is the intensity of magnetization developed inside the sample, H is the external magnetic field। तो एक्सटर्नल वाला और इंटरनल वाला I प्लस H, टोटल कौन हो गया, B, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। पॉइंट इज क्लियर। यहां पे हम बात करें परमिएबिलिटी और ससेप्टिबिलिटी, दो टर्म और समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, परमिएबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी। परमिएबिलिटी यानी क्या हुआ बच्चों, इसको अपन बोलते हैं म्यू, और ये म्यू इज इक्वल टू होगा म्यू 0 इंटू म्यू आर। यहां पे म्यू आर, ये क्या हो गया, बी अपॉन एच भी होता है, ये बी बाई एच, दैट इज म्यू, बी बाई एच, ठीक है ना, बी अपॉन एच। अब बी क्या है, टोटल मैग्नेटिक फील्ड, एच क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। मैं इसको दूसरे तरीके से डिफाइन करूं, इसको ले लो आउटपुट, इसको ले लो इनपुट। आपने लगाया था टोटल, H प्लस लगाया था, डेवलप हुआ सब मिला के, टोटल इज B। ये हुआ परमिएबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या हुआ साहब,
ससेप्टिबिलिटी, ये हुआ काई। काई इज इक्वल टू अगेन आउटपुट अपॉन इनपुट। आपने लगाया था H, इसके अंदर कितना डेवलप हुआ I। ये काई इज इक्वल टू क्या हो गया I अपॉन H। इसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी इज काई I अपॉन H। परमेबिलिटी इज म्यू दैट इज B अपॉन H। आउटपुट अपॉन इनपुट, इसमें भी आउटपुट क्या रहा I, इसका आउटपुट है अंदर का। तो अपन ने दो तरीके से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को देखा, एक तो टोटल एंटायर परमेबिलिटी मैग्नेटिक फील्ड की, और एक ससेप्टिबिलिटी उसके अंदर डेवलप्ड। तो काई इज इक्वल टू I अपॉन H। H इज द इनपुट, दोनों में इनपुट है ये, और ये मटेरियल के अंदर का आउटपुट है I, और ये टोटल आउटपुट है B। तो ये हुआ हमारा परमेबिलिटी, ये हुआ हमारा ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, इस तरीके से इनको हमको याद रखना पड़ेगा। एक इसमें छोटा सा और अपन लॉजिक लगा लें, गणित लगा लें, तो आपको एक अच्छा रिलेशन मिलता है। यहां पे मैं क्या करूं, इसको H को बाहर निकाल दूंगा यदि यहां से, तो मुझे क्या मिलता है, देखिए B अपॉन H इज इक्वल टू म्यू 0 I अपॉन H प्लस 1, H कॉमन। नाउ व्हाट इज दिस, म्यू 0 I अपॉन H क्या हो गया, काई प्लस 1। अब म्यू अपॉन म्यू 0, ये म्यू 0 आ गया इधर, दैट इज व्हाट म्यू आर। क्यों, म्यू इक्वल टू क्या था, म्यू 0 इंटू म्यू आर। अब म्यू 0 क्या है, वैक्यूम कितना लाइन को परमिट करता है, म्यू क्या है, कोई मटेरियल कितने लाइन को परमिट करता है, तो म्यू आर क्या है, रिलेटिव मीडियम का टोटल परमिसिबल लाइन अपॉन वैक्यूम का टोटल परमिएबिलिटी। तो ये म्यू अपॉन म्यू 0 म्यू आर हो गया। अब यहाँ पे म्यू आर हो गया, ये इज इक्वल टू 1 प्लस काई। दिस रिलेशन also is very much important in terms of your examinations। अपने एग्जाम में एक दो बार ऐसा आया है कि यदि काई का मैंने ग्राफ खींचा है, दिस इज काई, ये काई है, एक ये है और एक ये है और एक ये, तो क्या इनका वैल्यू रहा, कौन सा मटेरियल होगा। देख के समझ में आ रहा है कि जहां काई निगेटिव है, काई निगेटिव है तो कौन सा मटेरियल हुआ, ये निगेटिव है, ये हुआ डायामैग्नेटिक, और जिसमें थोड़ा सा बड़ा है ये हुआ पैरामैग्नेटिक, और जिसमें 1 से भी बड़ा है, काफी बड़ा है, वो हुआ फेरोमैग्नेटिक। तो इस तरीके का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आई एक्सपेक्ट कि आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे वीडियो को, जहां समझ ना आया फिर से रिवाइंड करके आप लोग देख सकते हैं। एनी डाउट होने की स्थिति में आप लोग मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई, आप लोगों ने डिमांड किया कि सर ये वाला वीडियो आप बना के भेजिए। अगला जो अपना वीडियो रहेगा वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे रहेगा, जो जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया है। मैं चाहूँगा कि मेरे वीडियोस को आप लोग लगातार देखते रहें, मुझे इनकरेजमेंट मिलता रहे। मेरे इस YouTube के चैनल को नीचे दिए गए सब्सक्राइब के आइकॉन को क्लिक करके उसको आप लाइक करें, मेरे चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, ऑल अक्रॉस इंडिया जहाँ पे भी आपके फ्रेंड्स 12th में पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।